गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लस वन क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है फर्स्ट ही पेज पर है। सबसे पहले स्थिति के बारे में आपको बता दिया था कि भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। दूसरा हम स्थिति में लिखते हैं कि भारत है वो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा बताई थी इसके उत्तर में स्थित है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के अनुसार है पूर्वी गोलार्ध में स्थित। और भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है वो आपको पता है कि पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश है। उसके बाद में अक्षांश ये स्थिति में आ जाता है। सबसे दक्षिणी भारत का दक्षिणी पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट पूछे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी। उसके बाद में एक है भारत के बड़े अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश आपको पहले बताया था कि ये है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा में समांतर खींची जाती है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। इसके क्या परिणाम है, क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर? तो सबसे पहले तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। उससे दक्षिण का भाग है वो उष्ण कटिबंध में और उससे उत्तर का भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। उष्ण कटिबंध का अर्थ है कि जहां पर 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान है वो उष्ण और शीतोष्ण दोनों एक समान रहता है, लेकिन भारत में इसकी विपरीत है क्योंकि उत्तर में हिमालय स्थित है। तो सबसे पहला फर्क यह है कि कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत का दक्षिणतम भाग है वो उष्ण कटिबंध में, भारत का उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि यह स्थिति जो है वो देश की भू आकृति, जलवायु, वनस्पति आदि को निर्धारित करती है। भू आकृति यानी कि किसी भी देश का धरातल कैसा है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, पठार है। भारत में जो उत्तरी भाग में विशाल पर्वत है, उसके बाद में यहाँ पर एक मैदान आ जाता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान में, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। दूसरा इसमें जलवायु, अक्षांश है वो जलवायु को प्रभावित करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाते हैं अक्षांशों के अनुसार है वो तापमान घटता जाता है। तो तापमान के अनुसार जलवायु निर्धारित होती है। वनस्पति जो दक्षिण भाग में वनस्पति है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है क्योंकि वहां पर वर्षा अधिक होती है और गर्मी अधिक पड़ती है। उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और सर्दियां अधिक पड़ती है। विपरीत है दोनों के, वर्षा अधिक गर्मी अधिक, वर्षा कम गर्मी कम, यानी कि उत्तरी भाग में सर्दी अधिक पड़ती है। तो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, भू आकृति इससे प्रभावित होती है। फिर दूसरी बात है कि भूमध्य रेखा, यानी कि ये दक्षिण भाग है भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए सूर्य की किरणें पूरे 12 महीने, पूरे वर्ष, एक वर्ष, पूरे वर्ष तक सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये दक्षिण भाग निकट है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है। तो दिन की लंबाई या दिन की मोटाई अधिक होती है, जबकि उत्तर की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो वहां पर तापमान की भी कम प्राप्ति होती है। इसमें 3 पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार के परिणाम में। पहला आपको मिलेगा कर्क रेखा संबंधित, दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में, उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में। दूसरा है कि अक्षांशीय विस्तार है वो किसी भी देश की भू आकृति, जलवायु, उसको वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तीसरा है कि दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा के निकट है तो यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, जबकि उत्तरी भाग है भूमध्य रेखा से दूर है इसलिए यहाँ पर सूर्य किरणें है वो तिरछी पड़ती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपका कि भारत के देशांतरीय विस्तार का परिणाम क्या है? देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं का निर्माण किसी भी स्थान का समय जानने के लिए किया गया था। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? गुजरात से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कितना है? से 97 डिग्री 25 मिनट। ये है भारत का देशांतरीय विस्तार गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ये भी लगभग 30 डिग्री है। अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है, 29 पॉइंट समथिंग आता है, और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री है, दोनों ही एक समान है। इसका अब पृथ्वी कैसे घूमती है? देखो ये पश्चिम बताया था आपको, ये पूर्वी भाग है, पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य है वो पूर्वी भाग में निकलता है, सूर्य सबसे पहले यहाँ निकलता है और यहाँ से पश्चिम की ओर गति करता है। तो पूर्वी भाग का समय, क्योंकि सूर्य पूर्वी भाग पहले निकलता है तो पूर्वी भाग का समय हमेशा ही आगे रहता है, पश्चिमी भाग का समय है वो पीछे रहता है। जैसे कि यहाँ पर भारत की स्थिति है तो भारत में जब दिन होता है तो
संयुक्त राज्य अमेरिका में रात होती है। सुना होगा आपने कि भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है, क्योंकि जब अमेरिका में दिन होता है तो भारत में रात होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ से गति करता हुआ अमेरिका तक पहुँचता है तो भारत में रात हो जाती है और अमेरिका में दिन हो जाता है। भारत के देशांतरीय विस्तार के परिणाम क्या है? देखो, सबसे पहले सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर निकलता है। उसके बाद में धीरे धीरे गति करता हुआ सूर्य है वो गुजरात के द्वारका शहर या समुद्र के तट पर एक पौराणिक शहर है, पुराना शहर है, वहां तक पहुंचता है। मान लो कि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्य निकलता है, 5 AM सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, तो सूर्य की किरणों को गुजरात तक पहुंचते लगभग 7 बज जाते हैं। 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य है वो 4 मिनट का समय लेता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य है वो 4 मिनट का समय लेता है। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री को पार करने में सूर्य है वो 30 गुणा 4 लगभग 120 मिनट लेगा। 30 डिग्री को पार करने में सूर्य है वो लगभग 120 मिनट लेगा। 120 का मतलब हो गए 2 घंटे हो गए। इसलिए कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 5 बजे सुबह निकलता है तो गुजरात में सूर्य है वो सुबह 7 बजे निकलेगा, तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। अब इस अंतर के कारण जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, गड़बड़ा जाती है। उस प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत ने एक IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री जो भारत के बीच से गुजरती है, 84 है, इससे थोड़ा सा इधर 80 और 84 के बीच में लगभग 82.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण एक लाइन को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में माना गया है। उस लाइन के अकॉर्डिंग, उस लाइन के हिसाब से ही भारत की घड़ियाँ हैं वो चलती है। और ये आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। इसमें एक सौराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के पूर्व में, सौराष्ट्र का मतलब यहाँ पर गुजरात इस भाग को सौराष्ट्र कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र से लगता हुआ क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश है वो सौराष्ट्र के पूर्व में है। स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 30 डिग्री को सूर्य पार करेगा, यानी कि यहाँ से चलकर सूर्य यहाँ तक आएगा तो 30 डिग्री देशांतर को पार करने में उसको लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है या 120 मिनट का समय लग जाता है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो चुका होता है तो सौराष्ट्र में रात बाकी होती है। यानी कि अगर सूर्य यहाँ पर 5 बजे निकलता है तो यहाँ पर तो 5 बजे तक अंधेरा होता है, रात होती है। इस फर्क को मिटाने के लिए, इस अंतर को मिटाने के लिए ही भारत ने एक प्रमाणिक समय बनाया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा भारत के बीच से गुजरती है। किताब में आपको ये मिल जाएगा। क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा देश रूस, वर्ल्ड का मैप दिखा दूँ आपको, बता दूँ, उसमें सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद में कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। तटरेखा आपको बता दिया था कि भारत की जो तटरेखा है इसकी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों से तटरेखा की लंबाई अरब सागर में दक्षिण द्वीप है और ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो द्वीपों से लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है। एक भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका कि नाम भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम है, वो हिंद महासागर पड़ा था। अब भारतीय उपमहाद्वीप, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया, जिसमें कि भारत स्थित है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, कुल है वो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद में आता है अफ्रीका। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा स्थान आता है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ या उत्तरी अमेरिका, चौथा है साउथ या दक्षिण अमेरिका। अब क्षेत्रफल में तो 4 तक तो हो गई। अब 5वां देखो आप, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहे हैं, 5वां है अंटार्कटिका। पांचवां क्षेत्रफल में अंटार्कटिका है। जनसंख्या इसकी लगभग है वो 6000 के करीब है। जनसंख्या सिर्फ 6000 के करीब है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक लोग ही रहते हैं। पूरी तरह से निर्जन है। 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है। ठंड सबसे अधिक पड़ती है। -87 डिग्री सेल्सियस तापमान अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया जा चुका है, -87 डिग्री सेल्सियस। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या है वो कम रहती है। छठा जो है वो है यूरोप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। कई बार इसको
ओशेनिया भी कहा जाता है। ओशेनिया उसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर कुल 7 महाद्वीप है और भारत किसमें स्थित है? एशिया महाद्वीप में। अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? उप का मतलब होता है एक महाद्वीप का छोटा रूप। अब एक महाद्वीप की विशेषताएं क्या होती है कि एक पूरे महाद्वीप के अंदर अनेक प्रकार की प्राकृतिक विभिन्नताएं पाई जाती है। वहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, घास के मैदान, एक समतल भूभाग जहाँ पर कृषि करते हुए होता है, घास के मैदान जहाँ पर पशुओं को चराते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पति, इस प्रकार की प्राकृतिक विभिन्नताएं मिलती है। अब कुछ मानवीय विभिन्नताएं मिलती है, वहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ, मनुष्यों की अनेक प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के रहन सहन, रीति रिवाज मिलते हैं। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर ये सभी प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर सबसे पहले प्राकृतिक विभिन्नता की बात करें, प्राकृतिक विभिन्नता की बात करें तो भारत के उत्तर में देखो हिमालय पर्वत जो कि विश्व का सबसे ऊंचा और नया वलित पर्वत है। उसके बाद में समतल भूभाग है जो कि कृषि क्षेत्र के लिए उन्नत है। दक्षिण भाग पठारी भाग है, दोनों के तटीय मैदान है, द्वीप स्थित है, मरुस्थल है, सभी प्रकार की विभिन्नता है। इसके अलावा हम वनस्पति के वृक्षों के अनुसार देखें, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, कंटीले वन पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत में लगभग 4000 से अधिक नदियां हैं, अनेक झीलें हैं। तो सभी प्रकार की प्राकृतिक विविधता एक अकेले भारत में पाई जाती है, जितनी कि पूरे एक महाद्वीप में पाई जाती है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। मानवीय विविधता के अनुसार देखें तो विश्व में 3 प्रकार की मुख्य रूप से प्रजाति पाई जाती है। पहली प्रजाति है काकेशियन, ये यूरोप की इसमें नहीं वर्ल्ड कप में अपनी यूरोप की प्रजाति है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड यूरोप की प्रजाति है। इनका कद है वो लंबा होता है, रंग गोरा होता है, नाक थोड़ी सी नुकीली होती है, बाल है वो इनके सीधे होते हैं। दूसरी प्रजाति जो है वो अफ्रीकन प्रजाति, इसको निग्रो भी बोलते हैं। दूसरी प्रजाति है वो निग्रो जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। आपने कभी अफ्रीकी लोगों को देखा होगा जिनका कि शरीर काफ़ी बड़ा होता है, होंठ बड़े होते हैं, नाक छोटी होती है, उनके बाल है वो घुंघराले होते हैं या चिपके हुए होते हैं। तीसरी प्रजाति जो है वो है मंगोल, और मुख्य रूप से चीन, जापान या उत्तर पूर्व में भारत की भी पाई जाती है। जिनकी आंखें छोटी छोटी होती है, रंग उनका पीला होता है, बाल है वो थोड़े से बूढ़े होते हैं, कद भी उनका छोटा होता है। तो 3 प्रकार की प्रजाति, और भारत में तीनों प्रजातियों के लोग रहते हैं। मंगोल की बात करें, उत्तर पूर्वी भाग में चीन से लगता हुआ क्षेत्र है या हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। कभी आपने अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड के लोग देखे होंगे। उसके बाद में बात करें निग्रो प्रजाति की, तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रो है, इनके काले लोग जो जिनका रंग काला होता है, निग्रो प्रजाति भी यहाँ पाई जाती है। कुछ एक साउथ में भी निग्रो प्रजाति के मिश्रण पाया जाता है। काकेशियन जो अंग्रेज लोग भारत में, आज भी अंग्रेज लोग भारत में कुछ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके वर्ण संकर प्रजाति आज भी भारत में पाई जाती है, जिनका कि रंग सफेद होता है, कद लंबा होता है, नाक थोड़ी सी नुकीली होती है। इस प्रकार की तीनों प्रकार की मानव प्रजातियां भारत में आज भी पाई जाती है। तो प्राकृतिक विभिन्नता भी भारत में बहुत अधिक है, मानवीय विभिन्नता भी भारत में बहुत अधिक है। लगभग सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग भारत, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अनेक प्रकार के रीति रिवाज है। इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप का अर्थ होता है महाद्वीप का एक छोटा रूप। जिस प्रकार से एक महाद्वीप के अंदर अनेक प्रकार की प्राकृतिक और मानवीय विभिन्नता पाई जाती है, इसी प्रकार उपमहाद्वीप यानी कि भारत में भी प्राकृतिक और मानवीय विभिन्नता पाई जाती है। उसी के आधार पर इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक पूरा पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ोगे तो उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, आकार और भौगोलिक विविधता आपको समझ में आ जाएगा। आज जो भारत का विस्तार है पहले इतना नहीं था, क्योंकि भारत का विस्तार भी काफी अधिक था। पाकिस्तान है वो भारत में था, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, आपने कभी पढ़ा हो इनके बारे में कि एक भारत, अफगानिस्तान में काबुल नदी है, काबुल इसकी राजधानी, यहाँ पर अफगानिस्तान के ये काबुल इसकी राजधानी है, काबुल एक नदी भी है, यहाँ तक भारत का विस्तार था। तो आज भी भारत का क्षेत्रफल काफी अधिक है, विश्व में 7वें स्थान पर भारत का क्षेत्रफल है। भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होती है। एक होती है जलीय सीमा या तटीय सीमा, आपने पढ़ी होगी 150 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा जो कि 15,200 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि एक अंग्रेज रेड क्लिफ नाम का विद्वान था, उसने भारत और पाकिस्तान की भी सीमा बनाई थी, इसलिए इसको रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच में जो ये बाउंड्री है इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, क्योंकि मैकमोहन नाम के व्यक्ति ने, मैकमोहन नाम के एक अंग्रेज ने भारत और चीन के बीच में एक सीमा बनाई थी, इसलिए इसको मैकमोहन सीमा कहा जाता है। इसके अलावा भारत के राज्य और उसकी राजधानी, अब राज्य इसमें किताब में 29 मिलेंगे, लेकिन आज के समय में भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कितने हैं?
28 है। 28 क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, उसको 2 हिस्से कर दिए गए, जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप देखोगे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में इसमें कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द है। लेगून जिले क्या कहा जाता है? ये तट, जब समुद्री जल अंदर तक घुस जाता है, उसको तट के निकट समुद्री जल अंदर तक घुस जाता है, उसको लेगून जिले कहा जाता है। स्थानीय समय आपको बता दिया था कि भारत के बीच एक लाइन खींची गई 65.5 डिग्री को ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। स्थानीय समय प्रमाणिक समय की बात है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो एक ऐसा स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, एक ऐसा स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ से लाइन खींचते हैं, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा इसके दक्षिण का भाग है वो प्रायद्वीप कहलाता है। कारण क्या है? इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। जल डमरू मध्य, दो स्थलखंडों को अलग करता हुआ जलीय क्षेत्र जल डमरू मध्य, जैसे कि श्रीलंका और भारत, 2 स्थल भाग है, 2 स्थल खंड है। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, दोनों स्थल के टुकड़े हैं, भूमि के टुकड़े, इन दोनों को ये मन्नार की खाड़ी है अलग करती है, या पाक जल डमरू मध्य इनको अलग करता है। तो 2 स्थल खंडों को अलग करने वाला जलीय क्षेत्र है वो जल डमरू मध्य कहलाता है। खाड़ी, खाड़ी का मतलब होता है कि एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी 3 ओर से स्थल से घिरा। देखो बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में भारत है, उत्तर में बांग्लादेश और भारत का क्षेत्र आ जाता है, और उसके पूर्व में म्यांमार है, दक्षिण का भाग इसका खुला है। चाहे उसका किसी भी जलीय क्षेत्र का एक भाग खुला हो, तो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र है वो खाड़ी कहलाता है। तो फर्स्ट आपका जो लेसन है, ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब इसके पीछे मल्टीपल चॉइस या वेरी शॉर्ट सारे क्वेश्चन सभी के आंसर दिए हुए हैं, या किसी में ये जैसे कि इसमें आपको लघु उत्तरीय में या शॉर्ट में दिया गया है कि भारत के विशाल देशांतरीय विस्तार के क्या परिणाम है। तो इसने कहा है कि देखिए अध्याय में शीर्षक, अब लेसन में आप देखोगे कि भारत के देशांतरीय विस्तार के परिणाम, तो आपको वही लिखना है। तो सारे के सारे इसके आंसर दिए गए हैं। अब लॉन्ग में क्या है कि भारत की स्थिति और विस्तार का भौगोलिक वर्णन कीजिए। भारत की स्थिति शुरू में दी गई, उसमें आप भारत उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत की एक पड़ोसी देश है। उसके बाद में अक्षांशीय विस्तार और उसके बाद में देशांतरीय विस्तार। फिर भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। लंबाई भारत की उत्तर से दक्षिण है 3214 है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम है 3833 किलोमीटर है। उसके बाद में आपको क्षेत्रफल भारत का लिखना है, तो भारत का विस्तार कितना है वो लेसन में सारा दिया गया है। तो फर्स्ट लेसन है आपका कंप्लीट है होता है। थैंक यू।